हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक मतलब जुडिशरी का इन्वेंशन है। और ये जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से 4 तक, 4 के बीच में है। अरे बात समझ में। तो अब इसके हम एमसीक्यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है। इंडियन फेडरेशन इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एज इट इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगर आपने बेसिक से पॉलिटी किया तो आपको पता होगा कि जो अमेरिकन फेडरेशन है वो एक एग्रीमेंट से आया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें जितने भी स्टेट्स हैं ना, वो सब साथ में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसकी वजह से ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है। अरे बात समझ में। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हमारे यहाँ पे स्टेट्स को है ना राइट नहीं है कि स्टेट्स अलग से होके अपनी एक कंट्री बना ले, या स्टेट्स कभी भी यूनियन से अलग हो जाए। जैसे कल को एमपी कह दे कि भाई नहीं, मैं इंडिया का पार्ट नहीं हूँ, मैं अलग होना चाहता हूँ। तो ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ऐसा अमेरिका में होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमारा जो कल्चर है वो एक जॉइंट फैमिली वाला कल्चर है इंडिया में। तो हमारे यहाँ पे राइट नहीं है स्टेट्स के पास ऐसा कुछ, क्योंकि हम एग्रीमेंट से नहीं आए हैं। अरे बात समझ में। और अमेरिका वाले जो है उनके पास ऐसे स्मॉल फैमिली वाला सिस्टम है, तो उनके यहाँ पे एग्रीमेंट से वो लोग साथ में हैं। अरे बात समझ में। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखो, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसेड फ्रॉम द फेडरेशन एज इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। ये बात ठीक है। इंडिया के अंदर, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है कि इंडिया के जो स्टेट्स है उनके पास कोई राइट नहीं है। कि मैंने एमपी का एग्जांपल लेके बताया था अभी कि स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो जो फेडरेशन है या जो यूनियन है उससे अलग हो जाए, क्योंकि जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। पर हमारा जो स्टेट्स है वो डिस्ट्रक्टिबल है, उनको हम बिगाड़ सकते हैं। जैसे हमने तेलंगाना को और आंध्रा को अलग अलग कर दिया ना, तो हम स्टेट्स को डिस्ट्रक्टिबल बना सकते, मतलब कर सकते हैं उनको अलग, पर जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी, दोनों ठीक है। सेकंड देखो, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर द एरियाज ऑफ द स्टेट और अल्टर बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ओनली आफ्टर गेटिंग कंसेंट फ्रॉम द कंसर्न स्टेट। ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये क्या कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है, देखो इसने यहाँ तक पूरा ठीक लिखा है, यहाँ तक देखो। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? लेजिस्लेट कर सकता है कि कोई भी नया स्टेट बना सकता है, किसी भी पुराने स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेट्स का नाम वगैरह चेंज कर सकता है। तो स्टेट्स के साथ कुछ भी कर सकता है पार्लियामेंट। ध्यान देना, पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट होता तो ये गलत हो जाता, पर यहाँ पे पार्लियामेंट है तो ये ठीक है। पर उन्होंने आगे क्या ऐड कर दिया, ये कि अगर स्टेट अपना कंसेंट देगा कि हाँ भाई तुम मेरी बाउंड्री चेंज कर दो, तुम मेरा नाम चेंज कर दो, उसी के बाद। ऐसा कुछ नहीं होता है, कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पूछना होता है स्टेट से कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप अपने व्यूज़ बता दो। अगर स्टेट कह देता है ना कि नहीं भाई हमारा नाम चेंज मत करो, और पार्लियामेंट कहेगा कि मैं करूँगा, तो पार्लियामेंट की चलेगी, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको जॉइंट फैमिली वाला बोला था कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स ने कह दिया कि अरेंज मैरिज होगी तो अरेंज मैरिज होगी। अरे बात समझ में। स्टेट से सिर्फ पूछेंगे शादी करनी है, वो बोले करनी है या नहीं करनी है, कुछ भी बोलो, नाम चेंज करना है नहीं करना, स्टेट से सिर्फ पूछ लिया, उसने बोल दिया नहीं करना तो भी करेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट की चलेगी यहाँ पे। अरे बात समझ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ व्यूज़ लिए जाते हैं, पूछा जाता है, वो भी प्रेसिडेंट पूछता है स्टेट से। प्रेसिडेंट को मीडिएटर मान लो, प्रेसिडेंट पूछता है स्टेट से भाई हम ऐसा सबका नाम चेंज कर रहे हैं, कर दें, आपका बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, कर दें। स्टेट बोलेगा नहीं भाई मत करो, पर फिर भी पार्लियामेंट करेगा अगर पार्लियामेंट को जच गया तो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है, फर्स्ट वाला। सेकंड देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अच्छा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ की गारंटी देता कि जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे आंध्रा और तेलंगाना है, ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश को अगर ये गारंटी दी होती टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की कि तुम्हारी इतनी टेरिटरी है और इतनी ही रहेगी हमेशा, ठीक है, तो इससे तेलंगाना बन पाता क्या? नहीं बन पाता ना कभी। तो ऐसा ऐसे कोई गारंटी नहीं है स्टेट्स के पास कि भाई उनके इतना एरिया है तो उतना ही रहेगा। आधी बात समझ में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हमारा इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड में क्या बोला है इन्होंने, आर्टिकल 3 के बारे में पूछा है। ठीक है, वही जो स्टेट्स की बाउंड्रीज वगैरह चेंज करते हैं ना, उससे रिलेटेड है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, 3 पॉइंट्स हमारे पास। ठीक है, देखो इसको। A bill for diminishing the area of any state can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the concerned state governor. ध्यान देना, किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसको डिमिनिश करना है, उसको कम करना है, ठीक है, और उसको पार्लियामेंट में उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए उस स्टेट के गवर्नर की। कितना कितना
अजीब सा स्टेटमेंट बनाया इन्होंने। स्टेट गवर्नर की क्यों चाहिए परमिशन? आपने सुना है कभी कि स्टेट गवर्नर से पार्लियामेंट परमिशन ले रहा है? इतना बड़ा हो गया गवर्नर से पार्लियामेंट परमिशन लेगा? नहीं होता है ना ऐसा। प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होता है, मतलब रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन आएगा ये बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले। अरे बात समझ में? तो प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है, स्टेट गवर्नर का नहीं चाहिए होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत है। अब देखो या तो सेकंड ठीक है या थर्ड ठीक है, हम देखते हैं सेकंड को पहले। प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द बिल फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ अ स्टेट टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी मिसमैच इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि ये देखो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था ना कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट मीडिएटर है, ये पूछेगा स्टेट से आपको करना है नहीं करना, स्टेट से अपना व्यू बता देगा, पर पार्लियामेंट अपने मन की करेगा। बताया था मैंने आपको। तो वही चीज़ है ये, प्रेसिडेंट जो है वो बिल रेफर करेगा स्टेट को कि हम ऐसा ऐसा चीज़ कर रहे हैं, जो कंसर्न स्टेट है जिसके बारे में हम चेंज कर रहे हैं, स्टेट की बाउंड्री बदल रहे हैं, उससे वो अपने व्यूज़ बताएगा स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। अब यहाँ पे अगर मेंशन कर देते विद इन 2 ईयर्स या विद इन 2 मंथ्स, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर ये लिखा होता ना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। एग्जाम में ध्यान देना, सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। अब वही टाइम पीरियड 2 घंटे हो, 2 हफ्ते हो, 2 दिन हो, ऐसा कुछ मैंशन नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, याद रखना ये पॉइंट, स्पेसिफिक टाइम पीरियड है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड तो फिर गलत हो गई, अपने ऑप्शन से देखा, पर फिर भी देखो, द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इफ व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम। नहीं देखो, इसको है ना अभी ऊपर समझाया था, बस उसी लॉजिक से याद रखो। पार्लियामेंट है चेंज करने वाला, ठीक है। पार्लियामेंट हो गया हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। प्रेसिडेंट हो गया हमारे पेरेंट्स, ठीक है। और स्टेट हो गए हम लोग। अब हमारी अरेंज मैरिज हो रही है, पार्लियामेंट बोलेगा प्रेसिडेंट से कि अपने औलाद से पूछो कि उसको क्या करना है। स्टेट ने बोला मुझे नहीं करना, प्रेसिडेंट बता देगा उसको नहीं करना, पर पार्लियामेंट हम तो करेंगे। अरे बात समझ में? बस इतना सा लॉजिक है, सिर्फ व्यूज़ लेना होता है, मर्जी किसकी चलेगी? पार्लियामेंट की। तो हमारा आंसर हो गया बी। 4 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटीज इन इंडिया, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमिटीज़ बनी थी ना, जवाहरलाल नेहरू और फजल अली कमीशन, उन सब के बेसिस पे हमें बताना है कि इनमें से कौन से 3 स्टेटमेंट है और कौन से स्टेटमेंट ठीक है। अब चलो हम ध्यान से देखते हैं इनको बारी बारी से। जेवीपी कमेटी रिजेक्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। पहली बात तो जो 3 कमेटी बनी थी ना स्टार्टिंग वाली, उन सब ने रिजेक्ट किया था ये लैंग्वेज एक क्राइटेरिया बनाओ कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर दो, ये सब ने रिजेक्ट किया था। सिर्फ एक फजल अली कमीशन था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ ठीक है लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स बनाएंगे, पर बाकी सब ने रिजेक्ट किया था। तो और कोई भी कमेटी आया ना तो सब ने रिजेक्ट किया था लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया, ठीक है। अब जेवीपी की फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। तो इनकी कमेटी ने रिजेक्ट किया था, बिल्कुल ठीक पॉइंट है। सेकंड देखो, धार कमीशन रिकमेंडेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया सबने रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो ये रिजेक्ट किया था तो सबने बोला क्या था? सबने यही बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे स्टेट्स बनाओ, ठीक है। तो पहली जो कमेटी बनी थी ना, जैसे धार कमीशन बनी, जेवीपी कमेटी बनी, तो उन सब ने यही बोला था कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे स्टेट्स बनने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड ठीक है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। थर्ड देखते हैं, द फजल अली कमीशन एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। मैंने बोला आपको, यही बताया था मैंने आपको कि एक फजल अली कमीशन ही इकलौती ऐसी कमीशन थी जिसने बोला था कि ठीक है आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना दो। और इसी कमेटी के बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिससे यूनियन टेरिटरी को इंट्रोड्यूस किया गया था और स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिए गए थे। तो उस टाइम कितनी थी? 6 यूनियन टेरिटरीज और 14 स्टेट्स बनाए गए थे। अरे बात समझ में? तो ये हो गया थर्ड वाले से, तो हमारा आंसर हो गया 1, 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया आपको बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, बेसिक स्ट्रक्चर एक जुडिशरी का इन्वेंशन है, पर इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक सेकेंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज क्लियरली डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं ना, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन है। मैंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड ही मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफाइन तो दूर की बात है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सेकंड देखो, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये ऐसे कह रहा है कि जो, एक सेकेंड, डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटी के बीच में बैलेंस, ठीक है। ये जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है नहीं, देखो ये है फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस,
इन दोनों के बीच में, ड्यूटी का नहीं। ड्यूटी तो देखो, ड्यूटी सिटीजन की है, हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। डीपीएसपी ये है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे राइट्स है जो स्टेट देगी। तो इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ड्यूटी का यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, इनके बीच में बैलेंस बना के चलना, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों में तो कोई भी ठीक नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, यूनियन ऑफ इंडिया इज़ अ वाइडर टर्म देन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ध्यान देना, मैं बताती हूँ आपको। यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है, जो स्टेट्स, जो उस आर्टिकल में ही मेंशन है कि स्टेट्स फॉर्म द पार्ट और यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी 28 स्टेट्स और वो मिलके यूनियन ऑफ इंडिया बनाता है। टेरिटरी में क्या आता है, एक तो इंडिया की टेरिटरी पूरी, ठीक है, सॉरी मैप के लिए, ऊपर से इसका ये जो वाटर है ना, ओशन, जो 12 नॉटिकल माइल्स तक अपने अंडर में जो अपना वाटर आता है, हमारा जो टेरिटोरियल वाटर्स है, वो हमारे आइलैंड्स जो हमारे आसपास है, तो हमारी जो टेरिटरी है वो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। टेरिटरी वाइडर है यूनियन ऑफ इंडिया से। यूनियन ऑफ इंडिया तो यूनियन ऑफ स्टेट्स हो गया, तो टेरिटरी ज़्यादा बड़ी है, इसमें तो एम्बेसीज भी आ जाती है और ना ये टेरिटोरियल वाटर्स भी आ जाते हैं, तो यूनियन टेरिटरीज भी आ रही है, आइलैंड्स भी आ रहे हैं, तो टेरिटरी ज़्यादा बड़ी है इंडिया की। अरे बात समझ में, तो फर्स्ट वाला तो गलत है ही। अब फर्स्ट गलत है तो 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आंसर तो आ गया हमारा, पर फिर भी देखते हैं हम सेकेंड वाला। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। उल्टा लिख दिया, बिल्कुल यही करते आ रहे हैं ये लोग, हमेशा से उल्टा कर दिया इन्होंने। ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये यहाँ पे है। टेरिटरी में क्या आता है, स्टेट्स, यूटीज़, और वो टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर ले, नियर फ्यूचर में अगर हम पाकिस्तान को एक्वायर कर लेते हैं तो वो हमारी टेरिटरी में आ जाएगा, ठीक है। पर यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है, सिर्फ स्टेट्स, क्योंकि आर्टिकल में यही मेंशन है ना, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अरे बात समझ में, तो ऑफकोर्स टेरिटरी बड़ी होगा यूनियन से। नाम देखो यूनियन बड़ा लग रहा है, पर टेरिटरी में देखो ऐसे याद कर लेना कि टेरिटरी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इसमें टेरिटोरियल वाटर्स भी आ रहा है, ऐसे याद करना है इसको, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। सही बात है, देखो आर्टिकल 1 में तो मेंशन है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 2 में कि बाहर से कोई नया स्टेट है और इंडिया का मन करा कि उसको एक्वायर करना है, या हमने एडमिट कर लिया कोई नए स्टेट्स को, तो उसके बारे में। और आर्टिकल 3 में जो हमारे खुद के स्टेट्स हैं उनका नाम वाम जगह वगैरह चेंज करना, तो वो हमारे प्राइवेट जो स्टेट्स हैं, मतलब हमारे खुद के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आर्टिकल 3 में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 2 में ये चीज़ें मेंशन है, तो ये हो गया सेकंड। इसी मैं देख लूँ कितने क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में, 23 क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको कंप्लीट। देखो 7th क्वेश्चन, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। अब ध्यान देना, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। जो बेरोबारी यूनियन केस था शायद, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ था, पाकिस्तान की कुछ बाउंड्रीज थी तो देनी थी, तो उसके बाद में कोर्ट का जजमेंट आया था कि अगर कोई जैसे सेटलमेंट करना है, ठीक है, अगर इंटरनेशनली मतलब किसी बाउंड्री या किसी नेबरिंग कंट्री के साथ हमें सेटलमेंट करना है और उसमें इंडिया की कोई टेरिटरी, ठीक है, और उसको हमें दूसरे कंट्री को देना है, तो ये जो सेटलमेंट होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से होगा, ठीक है। हमारे अगर देश का कोई हिस्सा हम किसी दूसरे कंट्री को दे रहे हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से करना पड़ेगा, ठीक है। और बिना किसी कोई अपना एरिया दिए हुए, हम कोई एरिया नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बातचीत से सॉल्व कर रहे हैं इशू, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा। अरे बात समझ में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब चाहिए, जब हम एरिया दे रहे हैं, ठीक है, और नहीं दे रहे हैं, बात से सलट आ रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव से हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन से, ठीक है। तो ये है कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड किसी अदर कंट्री के बीच में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, नहीं हर केस में ज़रूरी नहीं है, सिर्फ तब चाहिए जब हम हमारा हिस्सा किसी को दे रहे हैं, ठीक है, उसके बिना हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए। तो फर्स्ट गलत हो गया हमारा फर्स्ट गलत है, तो इनकरेक्ट बताना है, तो इसको हटा दो। सेकेंड देखो, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन कंट्री विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यही गलत हो गया ना, यही बताया मैंने आपको कि इंडिया की अगर टेरिटरी हमें किसी फॉरेन कंट्री को देना है तो उसको अमेंडमेंट के साथ ही देना पड़ेगा, बिना अमेंडमेंट के हम लोग नहीं दे सकते हैं, अमेंडमेंट इज़ मस्ट, ठीक है। तो ये हो गया गलत। अगर हाँ सिर्फ बातचीत करनी होती है और कोई टेरिटरी का पार्ट नहीं देना होता ना, तो हम बिना अमेंडमेंट के कर देते उसको,
तो सेकंड गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, तो इसको हटा दो। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी और फॉरेन कंट्री। नहीं, ये आर्टिकल 3 में नहीं है। अरे बात समझ में, आर्टिकल 3 में तो ये मेंशन है कि जो है अपने जो खुद के स्टेट्स है ना उनके अंदर चेंज करना, कोई नए स्टेट्स में एडमिट करना यूनियन में, तो वो आर्टिकल 2 में है। ठीक है, एक सेकेंड, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू, नहीं 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 नहीं, दोबारा देखो। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट, किसी स्टेट का एरिया कम करना, ये तो पहली बात तो आर्टिकल 2 में था, 3 में नहीं था। दूसरी चीज़, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री, मतलब अगर हम खुद के स्टेट्स में चेंज कर रहे हैं तो उसके अंदर ही इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग कि इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी जो इंडिया का जो टेरिटरी का जो पार्ट है वो दूसरे देश को देना। तो हम लोग थर्ड पॉइंट देख रहे थे, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से होगा। देखो आर्टिकल 3 में हम जो भी चेंजेस करते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से नहीं होता है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 3 में क्या मेंशन है कि कोई स्टेट को चेंज करना होगा तो होम मिनिस्ट्री वो बिल तैयार करेगी कि भाई हमें ये स्टेट्स का नाम चेंज करना है, फिर प्रेसिडेंट उसके रिकमेंडेशन देगा, स्टेट से पूछेगा, स्टेट आएगा। तो ये जो प्रोसीजर है ना ये मेंशन है आर्टिकल 3 में, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए होता है। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से किसी भी स्टेट्स का नाम, बाउंड्री और एरिया बढ़ा घटा सकता है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से ये किया जा सकता है, आर्टिकल 3 में ये मेंशन है। पर ये आर्टिकल 3 में कहीं मेंशन नहीं है कि इंडिया की टेरिटरी का कोई पार्ट दे दें, क्योंकि यार बेसिक सी बात है ना, अगर आपने पढ़ा है तो आर्टिकल 4 में ये मेंशन है, आर्टिकल 4 में ये मेंशन है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में नहीं आएगी। अब 3 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं आ रहा है और हमारी इंडियन टेरिटरी का कोई पार्ट हमें फॉरेन कंट्री को देना है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही होगा, विच मीन्स कि ये बात आर्टिकल 3 में नहीं मेंशन है। अरे बात समझ में, तो 3 भी गलत हो गया, तो हमारे तीनों ही गलत हो गए। आ गया ना समझ में? बता देना मुझे, अगर आपको मैं थोड़ा फास्ट हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगी। अरे बात समझ में, मैं बस थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश में हूँ इसलिए। 8th देखते हैं, विद रेफरेंस टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अरेंज द लैंडमार्क केसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, इसको क्रोनोलॉजी में हमें जचाना है कि ये कौन सा केस कब हुआ था। देखो मैं बताती हूँ, शंकरी प्रसाद केस सबसे पहले यही हुआ था मेरे हिसाब से, इनमें से 1951 में हुआ था ये याद रह जाएगा आपको, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन आते ही सबसे पहले जो केसेस होते हैं ना तो आपको याद रहता है थोड़ा। शंकरी प्रसाद केस 1951 में, केशवानंद भारती केस सबको याद है, ईजी है, 1974 में है ना, 3 था 4 था 3 था मेरे हिसाब से, हाँ 1973। ठीक है, और मिनर्वा मिल्स केस हुआ था केशवानंद भारती केस के बाद में हुआ था, 1980s के आसपास हुआ था ये। और गोलकनाथ केस इससे पहले हो गया था मेरे हिसाब से, गोलकनाथ केस तो बहुत पहले हुआ था, मतलब फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी पे बात हो रही थी ना कि अमेंड करना है, तो ये था 1967 में। इसको पता है ऐसे याद करते हो, 1966 में इंदिरा गांधी जी आए थे तो चेंजेस वगैरह लाने का उनका ऐसे मन में था, तो इन्होंने पहले कह दिया भाई फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं हुआ ऐसे वैसे, तो थोड़ा पंगा ले लिया इंदिरा गांधी जी से। तो इससे आपसे याद कर लेना कि 66 में इंदिरा गांधी आई थी, 67 में गोलकनाथ केस हो गया था। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी हमने बना दी। क्रोनोलॉजी क्या है हमारी, सबसे पहले 2143, तो देखो 2143 ये रहा, आ गया सही। उसके बाद में हम देखते हैं विद रेफरेंस टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एक सेकेंड, 2143 हो गया ना ये 9th वाला। विद रेफरेंस टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के उसमें बताना है हमको। पहला तो द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर वॉज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस। एक सेकेंड, ये स्टेटमेंट एक ही है तो अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया केशवानंदा भारती जजमेंट से, तो इन्वेंशन हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, केशवानंदा भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर का इन्वेंशन हुआ था, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं हुआ है, अभी तक ऐड नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो ये है ना कोर्ट जुडिशरी, उसने भी अब डिफाइन नहीं किया एकदम अच्छे से कि कहीं अलग से मेंशन है कि सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आ रही है। उन्होंने केस बाय केस बेसिस पे बता दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अरे बट समझ में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, तो ये गलत है। केशवानंद भारती केस से तो आया था, बेसिक स्ट्रक्चर का इन्वेंशन हुआ था, तो फर्स्ट गलत है, तो ये हो गया। सेकंड देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर
टू डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल विच फाइंड्स दैट लॉ वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है किसी भी लॉ को अगर वो लॉ वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये कहीं मेंशन नहीं है, पर जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो ये चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड देखो, टेंथ देखो, विच फीचर्स आर कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किन इनमें से कौन सा पार्ट है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है, और ये कंसिडर कैसे, जो जुडिशरी ने केस बाय केस बेसिस पे बताया है। ठीक है, अब देखो, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो ये तो ऑफकोर्स है, होगा ही, डेमोक्रेसी तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना यार। उसके बाद में हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यही हम ऊपर देख के आए थे। हार्मोनी बैलेंस किस में, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं। ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया करो ताकि आपको पता हो कि आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, तो उसको याद कर लो कि नोट्स में ऐसे लिखा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में नहीं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस। ठीक है, थर्ड देखो, जुडिशियल रिव्यू पावर। ये तो भाई जज अपना तो बेसिक स्ट्रक्चर रखेंगे, जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है ही, तो 1 2 3 तो ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। रूल ऑफ लॉ मस्ट है, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सारे इजी और सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट और इंपॉर्टेंट भी है, तो सारे ठीक है। 11th देखते हैं, विद रेफरेंस टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गोलकनाथ केस 1967 में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स एंड दिस पावर रेस्ट्स ओनली विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि गोलकनाथ केस में उन्होंने ये बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उनको अमेंड करने की पावर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, वो इंदिरा गांधी जी से पहले पंगा ले रहे थे, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ बोला था इन्होंने। तो फर्स्ट वाला, एक सेकेंड, इसको गलत कर दिया ना मैंने, नहीं ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है और फंडामेंटल राइट्स वही चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ठीक है। सेकंड देखो, इन द केस ऑन द भारती केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ध्यान देना, इतना ठीक है कि पार्लियामेंट कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये सोच के लगेगा आपको कि भाई ये तो बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट, ऐसा नहीं हो सकता है, सारी चीज़ थोड़ी अमेंड कर देगी पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पर बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए। ये इंक्लूडिंग नहीं, एक्सक्लूडिंग बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तुम जो मर्जी अमेंड करो, पर बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बोली थी, तो सेकंड गलत है। तो हमारा फर्स्ट एकदम से फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 ओनली। अब देखो, बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल आप देखो, जैसे फेडरल कैरेक्टर है। ठीक है, अब कल को अगर पार्लियामेंट ऐसे कह दे कि हम लोग जो है ये चेंज कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट होता है ना, उसमें हम जो ये है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं ना, उनको भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में थोड़ा इम्पैक्ट है, पर फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग ही बना रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग ही बना रहे हैं, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो फेडरल कैरेक्टर है वो मेंटेन्ड है। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होगे आप, मुझे पता है, बट धीरे धीरे समझ जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 1 में मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि इंडियन फेडरेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था हमने कि इंडियन फेडरेशन जो है वो किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है। ठीक है, अमेरिका का फेडरेशन बना होगा एग्रीमेंट से, इंडिया का फेडरेशन किसी एग्रीमेंट से नहीं बनाया, तो ये तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकेंड देखते हैं, द स्टेट्स हैव नो राइट्स टू सेसेड फ्रॉम द फेडरेशन। ये ठीक है, स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो अपना फेडरेशन से अलग होकर जाए। ठीक है, थर्ड देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। कहाँ मेंशन है ये, पहली बात तो आर्टिकल 3 में मेंशन है। ठीक है, उसके बाद में क्या है ये, इसमें 2 स्टेटमेंट है कि यहाँ पे, हाँ 2 स्टेटमेंट्स है। ध्यान देखो, इसमें ऐसा बोला है कि अब बिल, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ इसका। इसमें क्या होता है कि जो होम मिनिस्ट्री है ना, वो बिल प्रिपेयर करती है। ठीक है, कि सो एंड सो स्टेट्स है और हमें उसका नाम वगैरह या फिर कुछ चेंज करना है स्टेट में, तो ये होम मिनिस्ट्री बिल बनाएगी, प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से वो बिल इंट्रोड्यूस होता है। तो प्रेसिडेंट किसको भेजेगा, स्टेट्स को, जिस स्टेट के बारे में बात हो रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट का नाम ले लो, जैसे कर्नाटका। कर्नाटका का
कर्नाटका नहीं, केरला। केरला का नाम अभी चेंज करने का सोच रहे हैं ना, केरला का नाम केरलम करेंगे। तो वो स्टेट ने आपस में डिसाइड कर लिया, तो स्टेट से पूछ रहे हैं कि आपका नाम केरलम कर दें हम, तो स्टेट बोलेगा कि ठीक है, हाँ ना, जो भी इसने अपने व्यूज़ बताए, सिर्फ व्यूज़। अब प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है इस व्यूज़ का। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, अब ये रिकमेंड कर देगा, इसकी रिकमेंडेशन आ गई। अब दोनों हाउस में, फर्स्ट हाउस में जैसे मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है, फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, दोनों सिंपल मेजोरिटी से पास कर देंगे, फिर प्रेसिडेंट एसेंट दे देगा अपना, तो ये लॉ बन जाएगा और केरला का नाम केरलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, ये है आर्टिकल 3 में। अब देखो यही है प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का, तो ये पॉइंट ठीक है। सेकेंड देखो, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर द एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज़ विद इन स्पेसिफिक टाइम। ये बताया था मैंने कि रिकमेंडेशन देने से पहले स्टेट से पूछना पड़ेगा, स्टेट्स अपने व्यूज़ दे देगा, फिर रिकमेंडेशन दी जाएगी। ठीक है, व्यूज़ बताएगा अपने, व्यूज़ एज अ बाउंडेशन नहीं है, व्यूज़ मानो नहीं मानो उनकी मर्जी है। 14 देखो, विद रेफरेंस टू द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज द टर्म यूनियन ऑफ इंडिया डिनोट्स not only the states but also union territories and territories that may be acquired by the government of India at any future time। नहीं, अब देखो ये क्या कह रहा है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो मेंशन है ना आर्टिकल 1 में कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो उस यूनियन का मतलब ये है कि सारे स्टेट्स, यूटीज़ और कोई स्टेट जो इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को फ्यूचर में एक्वायर कर ले, तो वो भी हमारे यूनियन ऑफ स्टेट्स बन जाएगा। नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स में सिर्फ स्टेट्स आते हैं। ऊपर क्वेश्चन करके आए ना हम लोग, अभी रिपीट हो गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स में सिर्फ स्टेट्स आते हैं। ये चीज़ें टेरिटरी में आएगी कि हमारे इंडिया की टेरिटरी है, कोई नया स्टेट हमने एक्वायर कर लिया, हमारी यूटीज़, हमारा स्टेट्स, तो ये टेरिटरी का पार्ट है। यूनियन में क्या, सिर्फ स्टेट्स, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लाइन याद रखना अपने दिमाग में, तो याद समझ आ जाएगा। तो ये गलत हो गया। सेकेंड देखो, द टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया डिनोट्स ओनली स्टेट कंप्राइजिंग इंडिया। फिर वही सेम चीज़ की इन्होंने, यूनियन ऑफ, यहाँ पे क्या करना था, टेरिटरी ऑफ इंडिया, और यहाँ पे करना था यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आ रहे हैं और टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स और वो टेरिटरी जो एक्वायर होने वाली है वो सब आता है। अरे बात समझ में, तो हमारा यहाँ पे कोई भी ठीक नहीं है क्योंकि इन्होंने इंटरचेंज कर दिया वर्ड्स को। 15 देखो, विद रेफरेंस टू आर्टिकल 3, यानी स्टेट का नाम वगैरह, यही वाला प्रोसीजर, ये आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अगर गारंटी देता कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की गारंटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन देता, तो क्या हम स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर पाते, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना पाते, जम्मू कश्मीर को अलग कर पाते, मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग कर पाते, नहीं कर पाते ना। हमारे पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी स्टेट के पास गारंटीड नहीं है, स्टेट को यूनियन चेंज कर सकता है, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं दी हुई है, तो ये गलत है। सेकंड देखो, ये और क्या लिखा है इन्होंने, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, कि जो स्टेट बन गया ना वो स्टेट मतलब हमेशा चलता रहेगा, उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगी, उसको हम हटा नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, इसको हटा, हम अलग किए हैं हमने काफ़ी चीज़ें। ठीक है, तो ये फर्स्ट गलत है। सेकंड देखो, एक सेकंड, फर्स्ट सही है, इसने ये तो लिखा है नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज़ नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, नहीं ऐसे कोई गारंटी होती तो हम स्टेट का नाम चेंज नहीं कर पाते। फर्स्ट ठीक है और हमें इनकरेक्ट बताना है। अब जब फर्स्ट ठीक है तो ये भी इनकरेक्ट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट नहीं है। The president or parliament is not bound by the views of the state legislature, may either accept or reject them even if the views are received in time। ये ठीक है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने व्यूज़ टाइम में भी दे दिए तो भी प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के पास बाउंडेशंस नहीं है कि वो उनकी बात माने, वो चाहे एक्सेप्ट करें चाहे रिजेक्ट करें, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की मर्जी। तो ये पॉइंट पे बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ बताई आपको। तो सेकेंड भी ठीक है, तो हमारा कोई भी गलत नहीं है, यानी नन ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। इस इनकरेक्ट को पढ़ लेना, पूरा स्टेटमेंट बना, पूरा 2 नंबर जाएंगे आपके। अब देखो फिर से 16th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू, एक सेकेंड रुकना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। मैंने वही बोला था, बहुत सारी कमेटीज़ बनी थी। अब देखो, एसके धार कमेटी रिकमेंडेड दैट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। ये हम पढ़ के आए हैं, यही चीज़ थी
कि भाई उन्होंने बोला था, हर कमेटी ने यही बोला था कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे करो, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स के बेसिस पे मत करो, ठीक है। फैजल अली कमीशन ने सिर्फ एक बोला था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए, बाकी सब कमेटीज़ की यही रिकमेंडेशंस थी। एसके धार कमेटी, तो क्या बता रही थी मैं आपको, एसके धार कमेटी मतलब लगभग सारी कमेटी ने यही बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, लिंग्विस्टिक फैक्टर नहीं कंसिडर कर रहे थे वो लोग, ठीक है। सिर्फ फैजल अली कमीशन एक लौती कमीशन थी जिसने ऐसे बोला था कि लिंग्विस्टिक फैक्टर्स के बेसिस पे आप लोग करो, ठीक है। तो मतलब फैजल अली कमीशन ने दोनों बातें बोली थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस भी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी हो, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड देखो, जेवीपी कमेटी एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, नहीं, ये इस कमेटी ने नहीं एक्सेप्ट की थी, सिर्फ फैजल अली कमीशन ने ये एक्सेप्ट किया था कि लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ एक ही ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाय, अच्छा, कि भाई इंडियन यूनियन है, उसके अगर किसी स्टेट की बाउंड्रीज वगैरह चेंज करनी है तो कैसे होगा, 2/3 मेजोरिटी नहीं, सिंपल मेजोरिटी से होता है। 2/3 मेजोरिटी नहीं, द यूनियन पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ, ये वाला आंसर ठीक है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि भाई स्टेट्स का नाम वाम चेंज करने में ना पार्लियामेंट ज़्यादा जोर नहीं खाता है, अमेंडमेंट नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से कर देते हैं वो लोग ये चीज़ें। आर्टिकल 3 का जो भी मैंने प्रोसीजर समझाया था ना, उसमें देखो मैंने लिखा भी होगा, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ ऊपर, ये देखो सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी से कर देते हैं, उनको नहीं चाहिए होता है स्पेशल, तो ये सी वाला करेक्ट है। फोर्थ पढ़ूंगा, लो पढ़ देती हूँ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, नहीं कंसेंट नहीं चाहिए होता ना, सिर्फ व्यूज चाहिए होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अल्टरिंग बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। वही आर्टिकल 3 के उस पर पूछा इन्होंने। अ बिल फॉर अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अ बिल फॉर अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, नहीं, मैंने ऊपर बताया आपको कि सिर्फ राज्यसभा पे नहीं ना, मैंने प्रोसीजर आपको समझाया था। मैं बोला था लोकसभा राज्यसभा किसी में भी आ जाओ, डिपेंड नहीं करता है कि पहले कौन से स्टेट में आ रहा है, कौन से उसमें हाउस में आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड देखो, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द हाउस, ये बात ठीक है, रिकमेंडेशन तो चाहिए होती है प्रेसिडेंट की पहले, ठीक है। तो ये वाला ठीक है, फर्स्ट गलत था। 19 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, अभी कितनी है, 8 यूटीज़ है और 28 स्टेट्स है, ठीक है। अब देखो, इंडिया करंटली हैज़ 8 यूनियन टेरिटरीज आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वॉज पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट, यही है, ये एक्ट पास होने के बाद ही, अभी उसके बाद तो ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है ना, उसके बाद ही यही है, करंट सिचुएशन यही है कि 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सेकेंड देखो कि द यूटीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये बताया था ना मैंने आपको, ऊपर मैंने लिखा भी था शायद, अब मैं ढूंढने कहाँ जाऊँ उसको, एक सेकंड को देखती हूँ। फैजल अली कमीशन पढ़ा रही थी ना मैं, ये रहा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यूटी का इंट्रोडक्शन हुआ था, 6 थी उस टाइम और स्टेट्स 14 थे फैजल अली कमीशन के बाद, जब वो पोटी श्री मालू जी आंध्र प्रदेश के स्ट्राइक पे बैठ गए थे, हंगर स्ट्राइक पे, फिर उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में ये अमेंडमेंट लेकर आए थे, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, और फिर यूटीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ था, उससे पहले हमारे पास यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ठीक है। तो ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। 20 देखो, अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू रिपेल फंडामेंटल राइट्स बिकॉज, अच्छा, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कि पार्लियामेंट के पास राइट नहीं है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रेपेल करे, क्योंकि एंश्योर्ड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यही पार्ट 3 में मेंशन है, तो क्या हो गया, पार्लियामेंट तो चेंज कर सकती है, पर पूरा का पूरा जो फंडामेंटल राइट्स है उनको रेपेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उनमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है, पूरा पूरा फंडामेंटल राइट्स को नहीं, ऐसे बोलो पूरा फंडामेंटल राइट्स ही हटा रहे हैं, तो ये नहीं है। और एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि कोई स्टेटमेंट आ जाए कि फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट, मतलब सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि अगर पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा तो उसको अमेंड ही नहीं कर पाएंगे, पर हम लोग अमेंड कर पा रहे हैं ना, तो फंडामेंटल राइट्स एज अ होल पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का, वरना उनकी अमेंडेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट में क्या पूछा है, रेपेल, पूरा फंडामेंटल राइट ही साफ कर दो कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकता है पार्लियामेंट, ऐसा इसलिए नहीं कर सकता है, मतलब आर्टिकल 368 यानी अमेंडमेंट प्रोसेस, उस अमेंडमेंट में देखो, मैं इससे बताती हूँ आपको, आर्टिकल 368 यानी अमेंडमेंट में पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो जो फंडामेंटल राइट है उसको रेपेल करे,
मतलब साफ ही कर दे फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसी पावर क्यों नहीं है? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसको रेपल नहीं किया जा सकता है। पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। अरे बात समझ में? तो ये ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें ना कंफ्यूज मत होना प्लीज़ कि फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, पर उसके कुछ कुछ प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। एक सेकंड मैं सर्च ही कर लेती हूँ, 2 मिनट रुको। अब देखो उस पर तो ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यही इसमें बोला है कि रेपल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। पर जो उनको अमेंड किया जा सकता है, रेपल नहीं किया जा सकता। रेपल विच मीन्स कि साफ कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा ही दो कि फंडामेंटल राइट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी कर रही थी क्या, ये नहीं। रेपल नहीं करो, उनको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, दो दे आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। पर कंप्लीट ऐसा हो, ये वैसे तो ये मेंशन नहीं करेगा यूपीएससी कंप्लीट वाले ऐसा कोई वर्ड, पर सिंपली आ जाए कि फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो हाँ फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, विच सुप्रीम कोर्ट केस डिक्लेयर्ड सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कौन से उसमें ना बोला था? देखो बेसिक स्ट्रक्चर आया था तो केशवानंदा भारती केस है, ये बात हमें पता है। केशवानंदा भारती जजमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर का इन्वेंशन हुआ था। पर सेकुलरिज्म वाले को कौन से वाले में बोला था? देखो ये बोला था SR बोमाई केस में, ठीक है, कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये SR बोमाई केस में इन्होंने बोला था कि सेकुलरिज्म है उसको अल्टर नहीं किया जा सकता है, वो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये याद रखना, बस बेसिक्स ही है, इतना डिटेलिंग में जाएगा नहीं। देखो वही बात है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब ये क्या कहते हैं इसको, यूपीएससी को बनाने हैं 15 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, और इस बुकलेट में कितने 700 क्वेश्चन पॉलिटी के। तो इतना डिटेलिंग में नहीं जाता है यूपीएससी कि सेकुलरिज्म कौन से केस से आया था या सच। ये पूछेगा बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस से आया था, ये केशवानंदा भारती केस, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ी लिस्ट है। अब आप याद करने थोड़ी बैठोगे कि ये वाला इस केस से आया था या ये वाला इस केस से आया था, बस थोड़ा बड़ा बड़ा याद रखते हैं जो मेन पॉइंट्स है वो। जैसे सेकुलरिज्म ये SR बोमाई केस से आया था, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, इंडियन टेरिटरी, एक सेकेंड 2 ही पॉइंट है क्या इसमें? हाँ 2 ही पॉइंट है। अब देखो, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। बिल्कुल ठीक है, अगर इंडियन टेरिटरी अपनी किसी को देनी है, थोड़ा बहुत हिस्सा देना है, तो उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अमेंडमेंट इज मस्ट टेरिटरी देने के लिए। सेकंड देखो, सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री शुड बी डन विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं विद एग्जीक्यूटिव एक्शन। अगर किसी दूसरे देश से और हमें जो हमारा डिस्प्यूट है वो सॉल्व करना है, बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करना है, तो उसमें रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती, वो आर्टिकल 3 में चाहिए होती है रिकमेंडेशन। अरे बात समझ में? तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाता है, और अगर लैंड देना है तो अमेंडमेंट करो। तो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, आर्टिकल 2 से के रेफरेंस में बताना है, इट ग्रांट्स द पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। करेक्ट ही बताना है ना, इनमें से करेक्ट कौन सा है? ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो यूनियन इंडिया की जो यूनियन ऑफ इंडिया उसमें नए स्टेट्स ऐड करे, आर्टिकल 2, ये सही बात है। सेकेंड देखो, इट ग्रांट्स द पार्लियामेंट द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। जो भी नए स्टेट्स की बात की गई है ना कि नए स्टेट्स को एडमिट करो या कोई नया स्टेट एस्टेब्लिश करो, वो सारा आर्टिकल 2 में है। अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है और उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो आर्टिकल 3 में है। कोई नए स्टेट्स में चेंजेस होंगे ना तो वो आर्टिकल 2 में ही हो रहा है। तो ए और बी दोनों ही ठीक है, यानी ये आंसर होगा। इट ग्रांट्स द पार्लियामेंट द पावर टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये आर्टिकल 3 में होगा, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।